हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज हम इस क्लास में ऑर्डर, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट लॉ इक्वेशन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ये पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से फाइंड करते हैं किसी रिएक्शन की, और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस कर चुके हैं। और प्रेजेंट क्लास के अंदर हम मेनली ऑर्डर डिस्कस करेंगे। और आज वाली क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाली क्लास एंड तक काम आने वाली है। तो सबसे पहले छोटा सा एक पॉइंट प्रीवियस क्लास में रह गया था और वो था फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। कॉमन पॉइंट है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपको क्लियर है। किसी भी रिएक्शन का अगर हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा होगी। प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। और अगर रिएक्टेंट सॉलिड है तो उसका सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, किसी भी रिएक्शन का जो सरफेस एरिया होगा, किसी भी सॉलिड रिएक्टेंट का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी उतनी ज्यादा होगी। क्योंकि सरफेस एरिया जितना ज्यादा है तो वो उतना ज्यादा रिएक्टेंट अवेलेबल है दूसरे रिएक्टेंट के लिए। क्योंकि सपोज करो ए सॉलिड है और बी लिक्विड या बी गैस है, तो ये दोनों आपस में कंबाइन कर लेंगे तो बी के लिए, बी जब ए पर अटैक करेगा तो ए का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा तो बी को उतना ज्यादा मॉलिक्यूल कांटेक्ट में आएंगे ए के। क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ने से, अगर ये सरफेस एरिया इतना सा है तो इतने से का कांटेक्ट में बी आने वाला है, और अगर ये इतना बड़ा है तो इतने के कांटेक्ट में आने वाला है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर बी ज्यादा कांटेक्ट में आएगा ए के, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ ज्यादा फास्ट होगी। इसीलिए हम जब सॉलिड रिएक्टेंट होते हैं तो सॉलिड रिएक्टेंट को हम फाइन पाउडर के फॉर्म में यूज करते हैं। तो अगर कभी भी सॉलिड रिएक्टेंट हो तो सॉलिड रिएक्टेंट में हमेशा हम सॉलिड के पीस नहीं लेके, सॉलिड का बड़ा टुकड़ा नहीं लेके, हम हमेशा सॉलिड का फाइन पाउडर यूज करते हैं रिएक्शन के अंदर। और प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं विदाउट एंटरिंग इटसेल्फ। मतलब ये खुद एंटर नहीं करते हैं लेकिन रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। और मैं क्लियर करूं, जो सी पॉइंट है इसका डिटेल डिस्कशन भी हमारे सिलेबस में है, उसी चैप्टर में है, लेकिन कुछ टॉपिक बाद में आएगा। 3-4 क्लास के बाद वापस कैटलिस्ट का पूरा डिस्कशन है हमारे सिलेबस में। इफेक्ट ऑफ सनलाइट, ये इफेक्ट ऑफ सनलाइट जो होती है वो फोटोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर होती है। फोटोकेमिकल रिएक्शन का मतलब ऐसी रिएक्शन जो लाइट से, जिसको जो स्टार्ट जो होती है, जिसको इनिशिएशन किसके थ्रू मिलता है, लाइट के थ्रू। जैसे फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो रही है, वो प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो रही है वो सारी की सारी क्या है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस है। इसी तरह से आप देख लो H2 plus Cl2 सनलाइट की प्रेजेंस में 2HCl में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि H2 plus Cl2 सनलाइट की प्रेजेंस में HCl में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस सनलाइट की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी उतनी फास्ट हो जाएगी। तो जो रिएक्शन लाइट से इनिशिएशन मिलता है जिसको, या जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करके, जिस ऐसी सारी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, जिसमें ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स लाइट को एब्जॉर्ब करके और लाइट के थ्रू एनर्जी एब्जॉर्ब करके और रिएक्शन करते हैं, तो हम उनको फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ HCl using H2 plus Cl2 in present sunlight is the simple and common example of photochemical reaction. जनरली फोटोकेमिकल रिएक्शन या तो विजिबल लाइट की प्रेजेंस में होती है या यूवी लाइट की प्रेजेंस में होती है। अल्ट्रा वायलेट लाइट का एनर्जी विजिबल लाइट से भी ज्यादा होता है, तो बहुत सारी रिएक्शन यूवी लाइट की प्रेजेंस में भी होती है। ऐसी सारी रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, ठीक है, चाहे वो सनलाइट हो, यूवी लाइट हो, तो हम उनको फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। और रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन जो रेट है फोटोकेमिकल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ
इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा लाइट रिएक्टेंट के ऊपर फोकस कर रही है। कहने का मतलब इंटेंसिटी क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स, क्योंकि लाइट तो सर्टेन एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में रिलीज होती है, तो किसी लाइट सोर्स से अगर कम फोटोन रिलीज हो रहे हैं तो हम बोलेंगे लाइट इंटेंसिटी कम है। और जब कम लाइट इंटेंसिटी फोटोकेमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट को मिलेगी तो वो कम लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, कम फोटोन एब्जॉर्ब करेंगे, तो कम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कम प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। और अगर लाइट इंटेंसिटी बढ़ गई यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड इंक्रीज हो गए तो मोर नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब करेंगे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, तो मोर नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विल रिएक्ट। तो जो फोटोकेमिकल रिएक्शन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है कि जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उनकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, वो इस पे डिपेंड करती है कि लाइट की कंसंट्रेशन क्या है, मतलब लाइट की इंटेंसिटी क्या है। हायर इंटेंसिटी में फोटोकेमिकल रिएक्शन फास्ट होती है क्योंकि मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स रिएक्टेंट एब्जॉर्ब करते हैं। जब तक फोटोकेमिकल रिएक्शन में जब तक रिएक्टेंट लाइट फोटोन एब्जॉर्ब नहीं करेंगे वो आगे नहीं बढ़ते हैं। और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का भी इन दोनों पॉइंट को मैंने सेपरेट लिखा है इसलिए कि ये दोनों पॉइंट आगे डिटेल में डिस्कशन होने वाले हैं इसी चैप्टर के अंदर। जनरली टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 से 3 टाइम बढ़ जाती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो वो आपस में प्रॉपर कोलिजन करने लग जाते हैं, और टेम्परेचर इंक्रीज होने से बॉन्ड ब्रेकिंग भी फास्ट हो जाती है, इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है। तो अगर आपको किसी बोर्ड एग्जाम में फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन के लिए पूछे क्वेश्चन तो ये 5 पॉइंट लिख के थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिख देना, क्योंकि ये 2 मार्क्स से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं आता है। अब हम रेट कंट्रोलिंग स्टेप डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी मैं एक आपको बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दे रहा हूं, हो सकता ये इस एग्जांपल के थ्रू ही पूरा चैप्टर आपको समझ में आएगा। अभी वाला एग्जांपल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, और ये एग्जांपल आप अपने माइंड में सेट रखोगे तो आप जिस दिन चैप्टर में कंप्लीट करूंगा तो उस दिन आप कहोगे सर आपने जो ये एग्जांपल दिया था हमको, इस एग्जांपल की वजह से ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इजी हो गया। तो थोड़ा सा फनी एग्जांपल है। यहां पर यह एनर्जी है, ये एनर्जी इंक्रीज हो रही है यहां से, और ये पाथ ऑफ रिएक्शन है, क्योंकि हर रिएक्शन का कोई पाथ होता है। पाथ, रिएक्शन के पाथ से मतलब समझो उसका मैकेनिज्म, स्टेप्स, और ये मैकेनिज्म और स्टेप्स हम बिल्कुल डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट चैप्टर के अंदर, डिस्कशन आएगा इसका। अब इसमें क्या होता है, तो मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। पहले मैं बच्चों को समझाने के लिए एग्जांपल बना रखा है मैंने, जो कि बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। इसमें क्या है, मैं ये बोलता हूं कि ये एक हिल है, पहाड़ है, पर्वत है, तो ये हिल है। अब ये यहां पर एक स्टोन पड़ा है, बड़ा सा स्टोन पड़ा है, भटा पड़ा है, और मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कि इस स्टोन को इस हिल के पार यहां तक लाना है। तो मेरा पर्पस क्या होगा, ये एक हिल है, यहां एक बड़ा सा स्टोन पड़ा हुआ है, और मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला है, मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया कि साहब आपको इसको यहां से लेके यहां तक पहुंचाना है। तो मेरा पर्पस क्या होगा, मेरे 2 पर्पस होंगे बेटा, मेरे 2 पर्पस होंगे। पहला पर्पस तो होगा कि इसको मैं जल्दी से जल्दी यहां पहुंचाऊं, यानी कम से कम टाइम में पहुंचाऊं, और कम से कम पैसा खर्च करूं, कम से कम इन्वेस्टमेंट करूं, ताकि मुझे प्रॉफिट ज्यादा हो जाए। क्योंकि गवर्नमेंट ने कह दिया कि सर ये आप 2000 रुपीज रखो और इसको उधर भिजवा दो, तो मेरा क्या पर्पस है, मेरी अर्निंग भी होनी चाहिए। तो मेरा पर्पस ये रहेगा कि ये जल्दी से जल्दी यहां पहुंचे, नंबर 1, और मेरा पैसा कम से कम खर्च हो। तो रिएक्शन का भी कंसेप्ट यही है।
हम रिएक्शन के अंदर हम क्या चाहते हैं, रिएक्टेंट जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट में कंप्लीट हो जाए ताकि हम हमारे टारगेट तक पहुंच जाएं, हमारी छुट्टी हो जाए, और कम से कम हम उसको एनर्जी दें। तो हम इस तरह से रिएक्शन को सेट करते हैं ताकि हम कम से कम एनर्जी उसको देके और जल्दी से जल्दी रिएक्शन को कंप्लीट करें। तो मैं इस स्टोन को जब यहां लाऊंगा तो मैं सबसे पहले लेबर से कांटेक्ट करूंगा। तो मैं कौन सी लेबर को कांटेक्ट करूंगा, जो मेरे लिए जिसकी कॉस्टिंग मैं बियर कर पाऊं, मेरे लिए प्रॉफिटेबल कॉस्टिंग हो। तो मैंने यहां पर 3 लेबर्स लगा दिए। पहले मैंने 2 ही लेबर लगाए और उनको मैंने एक डेफिनेट अमाउंट में सेट किया जो रीजनेबल रेट था ताकि मुझे लॉस नहीं हो। अब ये दोनों मिस्टर ए एंड बी जो हैं, ये दोनों स्टोन को ऊपर उठा रहे हैं। अब मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर एक और लगा दो ना, नहीं उठ रहा है। तो उनकी रिक्वेस्ट पे मैंने एक और लगा दिया। चलो अब ये क्या कर रहा है, स्टोन को ऊपर कर रहा है नीचे से। और अब ये स्टोन तीनों पर्सन मिस्टर ए बी सी, ए बी और सी, ये 3 पर्सन है ए बी सी, ये तीनों पर्सन मिलके धीरे धीरे, जैसे लेबर आवाज करती है हरीशा हुईशा करके जो भी है, और वो बड़ी मुश्किल से धीरे 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 इसको हिल के टॉप पर ले आती है। उसको क्या कर लेती है, वो हिल के टॉप पर ले आती है वो। अब जब वो हिल के टॉप पर आ गया तो अब यहां पर ये जो हैं ये अब थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इनके तो भयंकर थक गए हैं। इतना ठीक है, इनका अपना स्टाइल है करने का। एनीवे अब ये यहां पर रेस्ट कर रहे हैं मिस्टर ए बी सी। एक लेबर का अपना एक तरीका होता है, ठीक है। तो यहां रेस्ट कर रहे हैं और इतने में इन तीनों में से यहां तक मैक्सिमम हिल आ गया। तो ये बड़ा धीरे धीरे आया, बहुत एनर्जी लगाई इन तीनों ने। अब जो ये ऊपर बैठा हुआ आराम से ये रेस्ट कर रहे हैं, तो इसकी नजर नीचे गई तो ये बोल रहा, और बाकी दोनों को बोल रहा है, ये ए, ये बी, ये सी पर्सन ए बी को बोल रहा है, अरे यार 3 किलोमीटर तो चढ़ा के आए हैं अपन, अब 4 किलोमीटर और नीचे उतारना है। यानी ये रास्ता तो देखो, ये रास्ता तो छोटा है और ये बड़ा है। तो ए और बी बोलते हैं, अरे परेशान क्यों हो रहा है, अपन इसको क्या करें, क्या ये धीरे धीरे पकड़ पकड़ के उतारेंगे? नहीं, ये क्या करेंगे, ए और बी ने सजेस्ट किया कि तू तो नीचे उतर, अपन इसको धक्का लगा देते हैं। तो ए और बी इसको धक्का लगा देते हैं, सी को नीचे उतार देते हैं, ठीक है। अब सी को नीचे उतार के और ये तीनों मिलके इस स्टोन को नीचे धक्का लगा देते हैं, पुश कर देते हैं, ठीक। तो अब क्या हुआ, बहुत तेजी से ये नीचे आ गया जबकि ये बहुत धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। तो मैं क्या बोलूंगा, यहां पर एक मेरे को क्या मिली है, स्लो स्टेप। क्या मिली है, स्लो स्टेप। ये क्या मिली मुझे, फास्ट स्टेप। ये स्लो स्टेप और ये फास्ट स्टेप। तो रिएक्शन में भी कुछ इसी तरह का होता है। रिएक्शन के अंदर क्या है, ये रिएक्टेंट है बेसिकली, ये रिएक्टेंट है, ये इंटरमीडिएट स्टेट है, ये इंटरमीडिएट स्टेट है, और ये प्रोडक्ट है। तो ये धीरे धीरे स्लो स्टेप में यहां तक गए और फिर आ गए। मोर एंड लेस इन्हीं से मिलता जुलता रिएक्शन का भी बात होता है। बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे क्योंकि चैप्टर तो अब स्टार्ट हुआ है। अब यहां पर मेरा ये क्वेश्चन है कि ये स्लो स्टेप, ये फास्ट स्टेप, तो इस स्टोन का यहां पहुंचना किस पे डिपेंड करेगा, स्लो स्टेप पे कि फास्ट स्टेप पे? इस स्टोन का यहां पहुंचना मतलब प्रोडक्ट का बनना, यानी प्रोडक्ट कितना जल्दी बनेगा, मेरे कहने का मतलब है, या प्रोडक्ट बनने में जो टाइम कंज्यूम हो रहा है
स्टोन को यहां तक आने में जो टाइम कंज्यूम हो रहा है वो कहां पर हो रहा है, स्लो स्टेप में। स्लो स्टेप एक ऐसी स्लो स्टेप में ही टाइम खर्च हुआ है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट फास्ट स्टेप पे डिपेंड करेगा कि स्लो स्टेप पे डिपेंड करेगा, स्लो स्टेप पे डिपेंड करेगा। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट फास्ट स्टेप पे डिपेंड करेगा कि स्लो स्टेप पे डिपेंड करेगा, स्लो स्टेप पे। क्योंकि अगर स्लो स्टेप 1 आवर में हो गई तो ये तो 1 मिनट में हो जाएगी। तो 1 आवर 1 मिनट में प्रोडक्ट बना है। ये प्रोडक्ट यानी ये स्टोन 1 आवर 1 मिनट में यहां आया है। इसमें से 1 आवर कहां खर्च हुआ, स्लो स्टेप में। 1 मिनट कहां खर्च हुआ, यहां पर। सपोज करो ये 10 आवर में यहां पहुंचा है, तो इसका मतलब स्लो स्टेप लंबी हो गई। तो ये जितना देर लगा रहा है, यहां पर जितना देर से पहुंचा, तो वो फास्ट स्टेप की वजह से पहुंच रहा है कि स्लो स्टेप की वजह से पहुंच रहा है, स्लो स्टेप की वजह से पहुंच रहा है। यानी यहां जो स्टोन आ रहा है इस स्टोन को यहां तक पहुंचा तो दिया, लेकिन सबसे ज्यादा टाइम खर्च कहां हुआ, इस वाली स्टेप में। इसमें तो इनफाइनाइटली सॉरी इसमें बहुत कम टाइम खर्च हुआ, इसमें बहुत कम टाइम खर्च हुआ, सारा का सारा टाइम इसमें गया। यानी इसमें फास्ट स्टेप के अंदर जितना टाइम कंज्यूम हुआ वो नेग्लिजिबल है, किसके कंपैरिजन में, स्लो स्टेप के कंपैरिजन में, क्योंकि टाइम तो सारा स्लो स्टेप में कंज्यूम हुआ। इसीलिए हम स्लो स्टेप को रेट कंट्रोलिंग स्टेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लो स्टेप को रेट कंट्रोलिंग स्टेप बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। तो स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप इज द रेट कंट्रोलिंग स्टेप। किसी रिएक्शन का प्रोडक्ट कितनी देर बाद बनेगा, किसी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कितने टाइम बाद कन्वर्ट होगा, या प्रोडक्ट बनने में कितना टाइम खर्च होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, स्लो स्टेप पे। तो इसीलिए हम स्लो स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। और अब यहां से लेके ये इंटरमीडिएट, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बहुत ज्यादा काम आएंगे ये ग्राफ, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत काम आती है। अब क्या हो गया, यहां पर एक मैं लिख रहा हूं E ए क्या है, ये इज द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, ये इज द एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये रिएक्टेंट जो है यहां तक आ रहे हैं, तो लगातार जब तक, इसका मतलब स्लो स्टेप हमेशा एंडोथर्मिक होगी, इसका मतलब स्लो स्टेप हमेशा एंडोथर्मिक होगी। स्लो स्टेप में तो हमेशा हमको एनर्जी देनी ही है, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप तो उड़ के जाएगी नहीं, हमको उसको एक फोर्स देना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो स्लो स्टेप को कंप्लीट करने के लिए, स्लो स्टेप को कंप्लीट करने के लिए जितनी एनर्जी हमने प्रोवाइड की रिएक्शन को, उसको बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इस स्लो स्टेप को यानी इस भाटे को, इस स्टोन को यहां तक लाने में जितना एनर्जी खर्च हुआ, उसको हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। फास्ट स्टेप में रिएक्शन कब एंटर करेगी, वो अगर ये तीनों लेबर एबीसी मिलके जब उसको धक्का भी दे रहे हैं, पुश भी कर रहे हैं, तो भी वो स्लो स्टेप है। पुश करने के बाद जब उनके हैंड से फ्री हो गया स्टोन, जब उनके हैंड से फ्री हो गया स्टोन, तो वो फास्ट हो गए। तो फास्ट स्टेप में हमको एनर्जी नहीं देनी, फास्ट स्टेप में हमको एनर्जी नहीं देनी है। स्लो स्टेप में लगातार एनर्जी देते रहना है। तो स्लो स्टेप जैसे ही कंप्लीट हुई, उस समय तक हमने जितनी एनर्जी दे दी, वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी। स्लो स्टेप हमेशा एंडोथर्मिक होगी, एनर्जी चाहिए उसको, ऊपर चढ़ रहा। फास्ट स्टेप में तो वो वापस लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है, यहां जा रहा है वो लोअर से हायर एनर्जी में, देखो यहां जा रहा है वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में, देखो इधर एनर्जी बढ़ रही है, तो ये लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जा रहा है। तो लगातार एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि ऊपर जा रहा है। और जैसे ही ये फास्ट स्टेप में एंटर कर रहा है,
तो वापस ये हाई एनर्जी से लो एनर्जी में जा रहा है, एनर्जी रिलीज करेगा। फास्ट स्टेप जनरली एक्सोथर्मिक होती है, फास्ट स्टेप जनरली एक्सोथर्मिक होती है। तो इसमें एनर्जी दी और इसमें निकली। अब यहां से जितनी एनर्जी हमने दी है वो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है। इसका मतलब हमको किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, जो एनसीईआरटी बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है, इसका मतलब हमको किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एक मिनिमम एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी, और जो हम मिनिमम एनर्जी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए देते हैं उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। ये पहाड़ जितना ऊंचा होगा, पत्थर को यहां तक लाने में उतनी दिक्कत होगी, उतना ज्यादा टाइम खर्च हो जाएगा। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट स्लो, अगर बहुत लंबे टाइम बाद बन रहा है तो इसका मतलब हमारी स्लो स्टेप काफी लंबी चली गई। आप देखो, एक एग्जांपल से समझो, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से। बच्चों ध्यान से समझो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 3 मैंने पाथ बनाए हैं किसी रिएक्शन के। अब यहां से सेम साइज के स्टोन है, इसको यहां से यहां लाना है, यानी फर्स्ट वाला केस। इसको यहां से यहां लाना है, रास्ता यही है, यहां से लाके यहां लाना है, और यहां पर लाना है। थर्ड वाला केस यहां से यहां लाना है। तो मुझे बताओ, यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी EA1 है, ये वाला, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस। यहां एक्टिवेशन एनर्जी EA2 है, यहां एक्टिवेशन एनर्जी EA3 है, क्योंकि यहां से यहां तक आना है, क्योंकि चढ़ना तो यहां से स्टार्ट किया इसने। तो बताओ एक्टिवेशन एनर्जी में क्या रिलेशन है? EA1 से ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी है EA2 की, EA2 से ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी है EA3 की। ये सारे पॉइंट एनसीईआरटी के एंड में डिस्कस किए हुए हैं, पर मैं थोड़ा सा पहले मैंने इसलिए उठा लिया है, इसका बेनिफिट आपको चैप्टर में बहुत ज्यादा मिलने वाला है फिर, क्योंकि जो छोटे मोटे कंफ्यूजन चलते हैं फिर अचानक लास्ट में क्लियर होते हैं, तो बहुत बार बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है कि यार ये कह क्या रहा है। तो ये इसीलिए मैंने पहले ले लिया ये थोड़ा सा, पर हाँ इसका डिटेल में और डिस्कस करूंगा बाद में। तो ये अब मेरे को बताओ, और ये तो हो गई इसकी इंटरमीडिएट स्टेट। इसके इंटरमीडिएट स्टेट वो होती है जहां जस्ट, क्योंकि बच्चे पूछते हैं सर इंटरमीडिएट स्टेट क्या होती है। इंटरमीडिएट स्टेट वो होती है जिसके जस्ट बाद फास्ट स्टेप चालू हो जाती है, यानी इंटरमीडिएट स्टेट वो है जहां पर स्लो स्टेप खत्म हुई और फास्ट स्टेप स्टार्ट हुई। इंटरमीडिएट स्टेट कौन सी है? जहां स्लो स्टेप खत्म हुई और फास्ट स्टेप स्टार्ट हुई। अब कौन सा रिएक्शन सबसे फास्ट होगा? किसका प्रोडक्ट? ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट सबसे फास्ट बनेगा? कौन सा प्रोडक्ट सबसे फास्ट बनेगा बच्चों? कौन सा प्रोडक्ट सबसे फास्ट बनेगा? ऑब्वियसली फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाले की रेट, इसकी अगर मैं इस रिएक्शन का रेट R1 लेता हूं, इसका R2 लेता हूं, इसका रेट R3 लेता हूं, मेरी इस रिएक्शन का रेट कितना है? R1, इसका R2, इसका R3। तो कौन सी रिएक्शन सबसे फास्ट हुई? कौन सी रिएक्शन सबसे फास्ट हुई? R1 सबसे फास्ट हुई, R2 से स्लो हुई, R3 सबसे स्लो हुई। ठीक, तो आप देख लो, जिस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी कम है वो सबसे पहले प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। जिसका एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है उसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे स्लो हो जाएगा। अब अगर मैं ये बात करूं तो मैं अब स्लो स्टेप को लिखूंगा SS, फास्ट स्टेप को लिखूंगा FS। उदयपुर के बच्चों FS को फतेह सागर मत बोल देना, स्लो स्टेप और फास्ट स्टेप। तो यहां से ये स्लो स्टेप, फास्ट स्टेप, स्लो स्टेप,
तो किसकी स्लो स्टेप लंबी हो गई? इसकी। यानी जिसकी स्लो स्टेप जितनी ज्यादा लंबी है, जिसकी स्लो स्टेप जितनी ज्यादा लंबी है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना कम होगा। आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका जिस दिन कोर्स कंप्लीट हो गया, मैं बोल रहा हूं आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब आप जितना स्लो पढ़ोगे आपका कोर्स उतना लेट होगा। तो यहां पर ये बहुत ज्यादा स्लो है तो इसका प्रोडक्ट बहुत लेट टाइम बाद बनेगा। इसकी स्लो स्टेप छोटी है, स्लो स्टेप जल्दी कंप्लीट हो जाती है। फास्ट स्टेप का मतलब तो ये हो गया कि आप एग्जाम के जस्ट पहले धनाधन फटाफट स्पीड से रिवाइज कर रहे हो आप कोर्स को। तो अपनी स्लो स्टेप जल्दी कंप्लीट करो ताकि आपका मार्क्स अच्छे आए एग्जाम में। अच्छा, तो ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया। अब आप ये भी देखो बेटा, जो इंटरमीडिएट है इसका इंटरमीडिएट I1 है, इसका इंटरमीडिएट I2 है, इसका इंटरमीडिएट स्टेट को मैंने I3 का, और एनर्जी बढ़ रही है। एनर्जी क्या हो रही है? क्योंकि ये तो एनर्जी डायग्राम है बेटा, ठीक है। अगर मैं इसको हटा दूं थोड़ा सा तो ये है, ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, ठीक है। ये एनर्जी यूं बढ़ रही है तो किसके इंटरमीडिएट की एनर्जी सबसे ज्यादा है? एनर्जी ऑफ IE1, एनर्जी ऑफ IE2, एनर्जी ऑफ IE3। किसके इंटरमीडिएट की एनर्जी सबसे कम है? ये वाली बात कर रहा हूं मैं। ये सब चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, जो मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दी है। और कोई भी टीचर जब पढ़ा रहा है तो आप बिल्कुल पेशेंस से उस टीचर को उसके अकॉर्डिंग फॉलो करो, अपना दिमाग मत चलाओ, ठीक। अपना ब्रेन चलाने, मेरे कहने का मतलब है अपना ब्रेन तो चलाना है लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में, कि हमारे जो सर पढ़ा रहे हैं वो अच्छा ही पढ़ा रहे हैं। और हर टीचर का अपना पैटर्न होता है। मोर एंड लेस मैं बार बार कहता हूं, सब टीचर अच्छे हैं, आपको अच्छा बनना है। क्योंकि हर टीचर का पैटर्न डिफरेंट होता है। कोई टॉपिक पहले उठा लेता है, कोई बाद में उठा लेता है, कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस टॉपिक के साथ साथ कराता है, कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और क्वेश्चन प्रैक्टिस चैप्टर होने के बाद कराता है। लेकिन मोर एंड लेस जो भी टीचर्स एक्सपीरियंस्ड हैं, 8, 10, 15 साल से पढ़ा रहे हैं, तो वो कंटेंट पूरा देते हैं। उनका पैटर्न और स्टेप्स डिफरेंट हो सकती है। तो ये देखो बेटा, तो यहां पर देखो सबसे कम किस इंटरमीडिएट की एनर्जी है? इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं, एक तो मैंने आपको बताया, ये बताया कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है, तो जो कंक्लूजन आ रहे हैं वो यहां लिख देता हूं। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन है। E इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, जो यहां से बहुत वेल क्लियर है इस ग्राफ से। दूसरी बात देखो बच्चों, इंटरमीडिएट स्टेट की एनर्जी, तो किसके इंटरमीडिएट स्टेट की एनर्जी सबसे ज्यादा है? क्योंकि इंटरमीडिएट स्टेट की एनर्जी ज्यादा होने के बाद उसको बहुत ऊपर चढ़ना पड़ा है। यानी जितना हाइट पे जाते जाओगे एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो किस इंटरमीडिएट की एनर्जी ज्यादा है? ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूं दूसरा, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट स्टेट। मैंने क्या कहा? इंटरमीडिएट स्टेट कहां है? जहां स्लो स्टेप खत्म हुई और फास्ट स्टार्ट हुई। उस पॉइंट को जो ये स्टार लगा रहा हूं, उस पॉइंट को इंटरमीडिएट स्टेट कहते हैं। यहां पर इंटरमीडिएट्स बनते हैं। आप देख लो किसकी एनर्जी हायर है, जिसकी क्या होता है एनर्जी हायर एनर्जी का मतलब क्या होता है?
हायर एनर्जी का मतलब होता है अनस्टेबिलिटी। ध्यान दो बेटा, अनस्टेबिलिटी। लेस एनर्जी का मतलब क्या होता है? जिसमें एनर्जी कम है वो मोर स्टेबल है, और ये लेस स्टेबल है। हम बोलते हैं मोर स्टेबल। मोर स्टेबल मतलब एनर्जी कम, मोर स्टेबल मतलब एनर्जी कम, लेस स्टेबल या अनस्टेबल एनर्जी ज्यादा। तो ये क्या है? मोर एनर्जी है। मोर एनर्जी है तो क्या हो जाएगा? हायर एनर्जी है तो क्या हो गया? ये अनस्टेबल हो गया, या इसमें स्टेबिलिटी कम है। और इसकी एनर्जी सबसे कम है इस इंटरमीडिएट की, तो इसकी एनर्जी कम है, लेस एनर्जी है, तो ये मोर स्टेबल है। तो आप देख लो, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर ये और कम स्टेबल हुआ, ये लीस्ट स्टेबल है। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है? इन इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी क्या हो रही है? इन इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी कम होती जा रही है। और इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी कम होती जा रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज होती जा रही है। ये सबसे फास्ट, इससे स्लो, सबसे स्लोएस्ट रिएक्शन हो गई। तो हम किसी भी रिएक्शन की रेट को 2 पॉइंट से जोड़ते हैं, एक तो एक्टिवेशन एनर्जी से और दूसरा उसकी इंटरमीडिएट स्टेट से, जो इस तरह से रिलेटेड है। तो आप देख लो, R1 का रेट सबसे ज्यादा है, उससे कम R2 है, उससे कम R3 है। फिर देखो आप, अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी EA1 की बात करूं, एक्टिवेशन एनर्जी में ये रिलेशन है, मेरा ये फर्स्ट रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन में सपोज करो A गिव्स B कन्वर्ट हो रहा है। चलो एक बार इधर देख लो। इसी तरह से I1 एनर्जी ऑफ I इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी I1, I2 और I3, तो इन तीनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है? I1। तो इंटरमीडिएट की एनर्जी, तो इसको मैं U लिख देता हूं, E I1, I2 और I3। तो इंटरमीडिएट की एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो यहां पर ये वाली इंटरमीडिएट क्या है? मोस्ट स्टेबल। और ये वाली इंटरमीडिएट क्या है? लीस्ट स्टेबल। और ये वाली क्या है? मोस्ट स्टेबल। तो सबसे ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट किसकी है? इसकी है। तो इसका रिएक्शन सबसे फास्ट हो जाएगा। अब फिर देखो, कोई डाउट हो तो ध्यान से देखो, मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट में स्लो हो जाता हूं। अगर मैं इन 3 रिएक्शन को इस तरह से कहूं कि यहां पर A कन्वर्ट हो रहा है B में, या C कन्वर्ट हो रहा है D में, या E कन्वर्ट हो रहा है F में, तो यहां पर रिएक्टेंट A है जो प्रोडक्ट B में कन्वर्ट हुआ, या रिएक्टेंट C है जो प्रोडक्ट D में कन्वर्ट हुआ, यहां रिएक्टेंट E है जो प्रोडक्ट F में कन्वर्ट हुआ। तो यहां A B में कन्वर्ट हो रहा है, यहां A B में कन्वर्ट हो रहा है, या C D में कन्वर्ट हो रहा है, और यहां E रिएक्टेंट F। तो A गिव्स B, ये सबसे, इन तीनों में ये सबसे फास्ट रिएक्शन हुई, फास्ट रिएक्शन हुई। देखो, फास्ट रिएक्शन एक अलग चीज है, और ये इसके मैकेनिज्म वाली स्टेप्स है। तो हर रिएक्शन के अंदर, यानी इसकी रेट हाईएस्ट, फास्ट रिएक्शन की जगह लिख लो, रेट क्या हो जाएगी? इसकी रेट हाईएस्ट होगी, और ये स्लो, ठीक है, इसकी रिएक्शन रेट लोवेस्ट होगी, इसकी रेट क्या होगी? लोवेस्ट होगी। आई थिंक आपको इस एग्जांपल से अच्छा समझ में आ गया होगा। फिर भी देखो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखना मेरे को।
को, इन डायग्राम्स को हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बोलते हैं, जो हमारे डिटेल में आगे आने वाले हैं, और भी इससे ज्यादा डिटेल आएंगे। तो ये ध्यान रखो, बार बार कह रहा हूं, जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है, यानी जिसके इंटरमीडिएट की एनर्जी कम है, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी कम है, वो रिएक्शन फास्ट कंप्लीट हो जाएगी। सीधी बात है, डायग्राम से आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। स्लो स्टेप, जितनी छोटी रिएक्शन में प्रोडक्ट उतना जल्दी बनेगा, हम बोलेंगे रिएक्शन उतनी फास्ट हो रही है। अब हम एक और एग्जांपल दे रहा हूं। तो अब आपको इन डिस्कशन से एक बात क्लियर हो गई कि रेट ऑफ रिएक्शन स्लो स्टेप पे डिपेंड करती है, और स्लो स्टेप को हम रेट कंट्रोलिंग स्टेप और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। यही रिएक्शन की रेट को डिसाइड करती है कि प्रोडक्ट कितनी देर बाद बनेगा। इसीलिए स्लो स्टेप को रेट डिटरमाइन और रेट कंट्रोलिंग स्टेप कहते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। इन एग्जांपल्स के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आपको ध्यान है, फर्स्ट वीडियो में मैंने इस तरह के कुछ कंसेप्ट बताए थे, फिर सेकंड वीडियो में मैंने हमारे एनसीईआरटी और डिफरेंट बुक्स के एग्जांपल ले लिए, रिएक्शंस के एग्जांपल ले लिए। तो आज भी यह जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो। नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल इसके एग्जांपल लूंगा मैं, रिएक्शंस वाले। अब यहां पर ये एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ये पाथ ऑफ रिएक्शन है, ये भी अपने आप में दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमारा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो यहां पर ये हाइट। अब हम जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूं। आपको मालूम है, सिटीज, हर सिटी के अंदर हिल के टॉप पर मंदिर बने हुए रहते हैं। हमारे उदयपुर में भी नीमच माता का मंदिर है। ये नीमच माता का मंदिर है, फतेह सागर के पास में। तो क्या हुआ, मेरे एक बैच का रिजल्ट आया। और हमारे भक्त स्टूडेंट सब इस हिल के नीचे आके खड़े हो गए और पेपर में रिजल्ट देख रहे हैं, और जय माता जी कह रहे हैं, भगवान का नाम याद कर रहे हैं, और भगवान का नाम लेते हुए और अपना रिजल्ट देख रहे हैं। बाकी पीछे भी बड़े एक्साइट हो रहे हैं अपना रिजल्ट देखने के लिए, क्योंकि पेपर में रिजल्ट क्लियर हुआ है, तो वो देख रहे हैं। मिस्टर एक्स है हमारे बैच का, मिस्टर एक्स है हमारे बैच का, और वो भी आगे अपना रिजल्ट देख रहा है। रिजल्ट देख के पेपर उसने नीचे ड्रॉप किया और तेजी से ऊपर भागने लगा, बहुत स्पीड से, पूरी ताकत से। बाकी सब देख रहे हैं, लगता है पास हो गया है। कोई देखता है मेरिट में आ गया है। कुछ उसके अच्छे दोस्त बोलते थे, अरे यार पढ़ता तो था ही नहीं, आउट जैसे कि क्लास में पीछे पीछे बैठा रहता था, मोबाइल से खेलता रहता था, पबजी खेलता रहता था। अब बड़े परेशानी है, क्या करें हमारे बच्चों में आजकल। बच्चों, ये सब चीजें मत किया करो। एक टाइम के बाद आपको लगेगा कि ये हमने सब क्यों किया। तो अलग अलग ओपिनियन आ रही है। अब ये जनाब आगे बढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मंदिर के सामने पहुंचे, उससे थोड़ा आगे निकले और जोर से आप बोले जय माता दी। क्या बोले वो बेटा? जय माता दी। ऐसा नहीं करते हैं, हम तो एग्जाम्पल दे रहे हैं बेटा तुमको समझाने के लिए, ठीक है ना? क्योंकि बैक बेंचर्स तो इंडस्ट्री खोलते हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज खोलते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं। हम जैसे पढ़ने लिखने वाले डॉक्टर इंजीनियर बन के उनके अंडर में काम करते हैं। ऐसा मैंने बहुत बार देखा है, पर जरूरी नहीं है। एनीवे, देखो तो ये यहां से आया और ये कूद गया।
बेसिकली मेरे को कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल बनाया बेटा, पर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या, ऊपर मिस्टर वाई पहले से ही खड़ा था, इसका ही दोस्त, इसी का ही बेसमेट, जो पहले रिजल्ट देख के ऊपर चला गया था, खुदा नहीं था, मतलब पढ़ाई करके पास हो चुका है। तो वाई को लगा कि ये एक्स गलत काम कर रहा है, आपका दोस्त है, पढ़ना लिखना एक अलग बात है, तो आप ये वाई क्या करेगा, इस एक्स को पूरी ताकत के साथ इसको रोकेगा, पर इसकी एनर्जी मान लो इतनी ज्यादा है, तो पता चला इसको भी धक्का लगा के नीचे ले आया है। और एक्स और वाई प्रोडक्ट बन गया। ये केवल बेटा मैंने समझाने के लिए बताया है, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये रियल लाइफ में हम ऐसा नहीं करते हैं। स्लो स्टेप, फास्ट स्टेप, क्योंकि मैंने कहा सक्सेस के पैरामीटर्स अलग ही होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट स्कूल्स के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं करते, कॉलेज में करते हैं, और बहुत जने अपने पूरे एजुकेशन लाइफ में कभी भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देते। लेकिन एजुकेशन लाइफ कंप्लीट होते ही जब वो रियल मार्केट में जाते हैं, रियल ग्राउंड्स पे जाते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करके अपने आप को बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश कर देते हैं। ठीक है, एजुकेशन हमारे को इंसान बना देती है, हमारी सोच बदल देती है, हम गलत रास्तों पे नहीं जाते हैं। एनीवे, स्लो स्टेप और फास्ट स्टेप। अब ये हुआ, तो देखो यहां पर भी स्लो स्टेप है, धीरे धीरे गया, भले कितना भी तेज भागा, पर इससे तो इसकी स्पीड यहां पर बहुत ही कम रहेगी, और यहां पर वही एक्टिवेशन एनर्जी है, यहां पर वही एक्टिवेशन एनर्जी है बेटा। तो हुआ क्या, यहां से एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लियर हो रहा है हमारा, कि इस रिएक्शन में रिएक्टेंट स्पीशीज कौन सी है, X प्लस वाई। X एंड Y, these are two different reactant species. These are two different reactant species. और अब X और Y जब ये आपस में कंबाइन कर रहे हैं, जैसे देखो ये एक तरह से कंबाइन करके नीचे आ गए, तो X और Y जब कंबाइन करेंगे तो XY प्रोडक्ट बनेगा। तो ये हो गए हमारी रिएक्टेंट्स। ये मैंने क्या लिखा है बच्चों, रिएक्टेंट्स, और ये कंबाइन करके क्या बन गया, प्रोडक्ट। तो इसमें X और Y दो डिफरेंट स्पीशीज होगी, तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन यहां बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आया कि जरूरी नहीं है कि रिएक्शन के अंदर जितनी भी रिएक्टेंट स्पीशीज हमको दिख रही है वो सब स्लो स्टेप में ही पार्टिसिपेट करें, वो सब स्लो स्टेप से ही एंट्री करें, वो स्लो स्टेप से ही वर्किंग हो जाएं। नहीं, जरूरी नहीं है। जैसे यहां पर देखो, X स्लो स्टेप में था, Y ऑलरेडी X स्लो स्टेप में था, तो Y ने डायरेक्टली कहां से पार्टिसिपेट किया, आपने क्या देखा वो बात करो। आप बोलो चढ़ गया, नहीं, वो बात बाद में करेंगे। अपन ने तो ये प्रोसीजर यहां से स्टार्ट हुआ था, यहां से स्टार्ट नहीं हुआ था। तो ये X खाली अकेला स्लो स्टेप में ऊपर चढ़ रहा था, और X ने डायरेक्ट कोलिजन की Y से, कहां पर, जब स्लो स्टेप खत्म हुई उस समय। तो Y डायरेक्टली किस में एंटर कर रहा, Y ने डायरेक्टली किस पॉइंट पर एंटर किया, फास्ट स्टेप। क्योंकि मैंने कहा जब धक्का लग रहा है तो भी स्लो स्टेप है, जब धक्का लग गया और दोनों फास्ट हो गए, फ्री हो गए, मतलब वो फास्ट स्टेप में आ गए। यानी Y डायरेक्टली किस पे एंटर कर रहा है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं, सीधा देखो Y डायरेक्टली किस में इन्वॉल्व है, फास्ट स्टेप में। तो पहला पॉइंट ध्यान दो, जरूरी नहीं है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर जितनी भी रिएक्टेंट स्पीशीज हैं
सारी रिएक्टेंट स्पीशीज डायरेक्टली स्लो स्टेप में पार्टिसिपेट करें। जैसे यहाँ एक्स और वाई दो डिफरेंट रिएक्टेंट स्पीशीज हैं, इनमें से एक्स स्लो में है और ये फास्ट में है, दिख ही रहा है इस एग्जांपल में। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी? एक्स पर, वाई पर, एक्स और वाई दोनों पर नहीं, कि किस पे डिपेंड करेगी? कि एक्स और वाई दोनों पर करेगी, दोनों पर नहीं करेगी, एक्स पर करेगी, वाई पे करेगी? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया, चार चॉइस आ गई। तो ऑब्वियसली इस रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड concentration of X reactant species. Reactant मैंने लिखा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ एक्स स्पीशीज। वाई पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगी क्योंकि वो तो डायरेक्टली फास्ट स्टेप में गया। वो तो डायरेक्टली किस में गया? फास्ट स्टेप में गया। अगर ये x 1 आवर पर यहां पर पहुंचा है तो ये प्रोडक्ट नियरली आफ्टर जस्ट 1 आवर के बाद बनेगा। यानी ये 1 आवर में पहुंचा तो जस्ट 1 आवर के बाद ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर ये 5 आवर में यहां पर पहुंचा तो जस्ट आफ्टर 5 आवर प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर ये 10 आवर में यहां पहुंचा तो 10 आवर के जस्ट बाद ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो x के यहां तक पहुंचने का टाइम ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन के टाइम को डिसाइड करेगा। x के यहां तक पहुंचने का टाइम ही एक्स वाई प्रोडक्ट बनने के टाइम को डिसाइड करेगा, क्योंकि इसका टाइम इग्नोर कर दिया जाता है बहुत, इसके सामने ये वाला टाइम बहुत कम है फास्ट स्टेप का। तो यहां रेट ऑफ रिएक्शन न तो y की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा न y की नेचर पे डिपेंड करेगा। बस y x से कंबाइन करना चाहिए, ये नेचर जरूर काम आती है। y की प्रेजेंस होना जरूरी है, पर y प्रेजेंट है लेकिन उसका रेट ऑफ रिएक्शन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट है। देखो दो चीजें अलग बात है। रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट होना एक अलग चीज है, रेट ऑफ रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट होना दो अलग अलग पॉइंट है। रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट होना ये अलग चीज है, रेट ऑफ रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट होना ये अलग पॉइंट है। जैसे बच्चे क्लास में इन्वॉल्व है ये एक पॉइंट है, बच्चा क्लास में इन्वॉल्व होते हुए भी पढ़ाई कर रहा है ये दूसरा पॉइंट है। तो क्लास में कोई बच्चा है तो वो पढ़ाई में भी इन्वॉल्वमेंट है उसका, और बहुत जनों का पढ़ाई में इन्वॉल्वमेंट नहीं भी है लेकिन वो क्लास में तो है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि यहां पर रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है। रिएक्शन के अंदर वाई का इन्वॉल्वमेंट किसमें नहीं है? रेट ऑफ रिएक्शन में, पर रिएक्शन में तो है। रिएक्शन में तो है, ये रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा है। एक्स और वाई कंबाइन कर रहे हैं तो रिएक्शन में इन्वॉल्व है, लेकिन एक्स वाई फॉर्मेशन, एक्स वाई प्रोडक्ट कितना फास्ट बनेगा, जल्दी जल्दी बनेगा, ये वाई पे डिपेंड नहीं करेगा, ये एक्स पे करेगा क्योंकि एक्स स्लो स्टेप में है। तो इस केस में मैं ये कह सकता हूं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो केवल एक्स पे डिपेंड करेगी, वाई पे डिपेंड नहीं करेगी। वाई पे डिपेंड रेट ऑफ रिएक्शन नहीं करेगी। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी? तो इन दिस रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ एक्स बट नॉट वाई, बिकॉज वाई इन्वॉल्व इन फास्ट स्टेप। तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। देखो बच्चों ये मैंने बताया ये क्या है? एक्टिव मास ऑफ एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ एक्स, यानी एक्टिव मास और कंसंट्रेशन ऑफ एक्स। और ये क्या हो जाएगा? एक्टिव मास ऑफ वाई। तो यहां रेट ऑफ रिएक्शन एक्स और वाई,
क्या दोनों पे डिपेंड करेगी? नहीं, वाई पर डिपेंड नहीं करेगी। तो हम इस केस में खाली ये ही लिखेंगे, ये नहीं, वाई नहीं लिखेंगे। और रेट क्या हो जाएगा? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाया तो इक्वल आ गया के, रेट कांस्टेंट आ गया, तो ये आ गया। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं रेट लो इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे? रेट लो इक्वेशन। जो मैंने तो रेट लो इक्वेशन क्या है? रेट लो इक्वेशन में केवल उन्हीं स्पीशीज को लिखा जाता है जो स्लो स्टेप में होती है। अभी इनिशियली समझने के लिए रेट लो इक्वेशन के अंदर हम उन्हीं रिएक्टेंट स्पीशीज को लिखते हैं जो स्लो स्टेप में इन्वॉल्व होती है, जिन पर एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। मैंने वाई नहीं लिखा। अगर मैं इस रिएक्शन का रेट लो इक्वेशन के एक्स और y दोनों लिख दूं तो ये इस रिएक्शन के लिए गलत हो जाएगा। इस रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर मैंने इस रिएक्शन के लिए जो मैंने अभी एग्जांपल दिया है जिसमें y फास्ट स्टेप में था, तो अगर मैं ये लिख रहा हूं तो मैं इसका मतलब कह रहा हूं कि y किसमें इन्वॉल्व है? स्लो स्टेप में। मैं ये कह रहा हूं कि y पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रही है। क्या ये सही है? नहीं है। जो मैंने एग्जांपल दिया है उसके लिए बात कर रहा हूं। तो बहुत बार बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ रहता है बेटा, इसके ऊपर तो पावर 1 लिख देते हैं, इसके ऊपर पावर 0, तो भी सही है। ये भी रेट लो इक्वेशन है, अभी जो हम रिएक्शन पढ़ चुके हैं। क्योंकि y की पावर 0 किसके बराबर? 1, तो यहां 1 रखोगे तो वापस ये आ जाएगी रेट लो इक्वेशन। इसका मतलब हम x का कंसंट्रेशन चेंज करेंगे, x की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी और घटेगी। यानी रेट ऑफ रिएक्शन x की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। रेट ऑफ रिएक्शन x के चेंज होने से रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो जाएगी, लेकिन y का कंसंट्रेशन चेंज होने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होगी। तो y के रेस्पेक्ट में हम बोलते हैं ऑर्डर 0 है और x के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है। ये ऑर्डर नई टर्म आ गई, ऑर्डर की एंट्री हो गई। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर किसी भी रिएक्शन के अंदर उन रिएक्टेंट स्पीशीज, वो रिएक्टेंट स्पीशीज जो स्लो स्टेप में होती है, जिन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है, वो सारी रिएक्टेंट स्पीशीज को हम ऑर्डर के अंदर कंसीडर करते हैं। जैसे ये रिएक्शन थी x और x प्लस y वाली, तो इसमें x किसमें इन्वॉल्व है? स्लो स्टेप में। x पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रही है, इसीलिए x को हम किसमें कंसीडर करेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कंसीडर करेंगे, और y को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कंसीडर नहीं करेंगे। तो फिर दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे बच्चों, समझो बात को। ऑर्डर के अंदर किसको, ऑर्डर के अंदर कौन सी रिएक्टेंट स्पीशीज को कंसीडर करोगे? जो स्लो स्टेप में होंगे, जिन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी। जैसे x स्लो स्टेप में चढ़ता जा रहा था, तो x इन्वॉल्व है ऑर्डर के अंदर, x को ऑर्डर में डालेंगे, y को ऑर्डर में नहीं डालेंगे। तो ऑर्डर के अंदर वो रिएक्टेंट स्पीशीज आती है जिन पर एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। रेट लो इक्वेशन के अंदर हम उन्हीं स्पीशीज को लिखते हैं जो ऑर्डर में है। रेट लो इक्वेशन के अंदर हम उन्हीं स्पीशीज को लिखते हैं जो स्लो स्टेट में है। एक ही बात है। K इज द रेट कांस्टेंट, ये इसका रेट लो इक्वेशन है। जो फास्ट स्टेप में रिएक्टेंट स्पीशीज इन्वॉल्व होती है, उनकी कंसंट्रेशन चेंज होने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको और डिटेल में और काफी सारे एग्जांपल और क्वेश्चंस कराऊंगा। इस क्लास को, नेक्स्ट क्लास को जिस बच्चे ने ढंग से देख लिया और समझ लिया, पूरा चैप्टर एंड तक स्मूथ जाएगा। आईआईटी एडवांस तक के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये दो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी और रेट लो इक्वेशन, अगर ये तीन चीजें स्टूडेंट के माइंड में सेट है तो चैप्टर बहुत इजी है। चलो
यहां तक बात समझ में आ गई। एक फाइनल सिंपल सा एग्जांपल और दे रहा हूं। सपोज ऐसा होता, क्या होता कि एक थर्ड एग्जांपल जो कि 2 मिनट में होने वाला है, क्योंकि अब समझ में आ गया है, फिर भी मैं और अच्छा समझ में आए। मैं ये कह रहा हूं यहां पर x और y दोनों खड़े हैं, या A एंड B दो जने खड़े हैं। चलो x y नहीं, A और B नाम बदल लेते हैं। इन दोनों ने बोला कि चलो अब हम चलते हैं। अब ये दोनों जा रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर। एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और फिर दोनों जंप कर गए साथ में, ठीक है। तो क्या हो गया, वापस बनेगा तो ए बी प्रोडक्ट। बच्चों कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं। और यहां पर दोनों आ गए ए बी, तो यहां ए बी प्रोडक्ट बन गया, ए बी प्रोडक्ट बन गया। तो यहां पर वापस देखो, स्लो स्टेप, फास्ट स्टेप, एफ एस। अब इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। इस रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, ए पर करेगी, बी पे करेगी, दोनों पे डिपेंड करेगी। दोनों स्लो स्टेप में हैं, ए और बी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है स्लो स्टेप में। ए का मूड पड़ गया, यार थोड़ी देर रुकना, रेस्ट करके आगे बढ़ते हैं, चलो, तो रुकना पड़ जाएगा। या ए और बी दोनों में से एक धीरे धीरे चल रहा है, तो दोनों हाथ पकड़े हुए हैं एक दूसरे का, तो दूसरे की भी स्पीड कम हो जाएगी। तो अल्टीमेटली स्लो स्टेप में दोनों जनों का इन्वॉल्वमेंट है, तो दोनों जनों का जो नेट रिजल्ट होगा, दोनों जनों का जो नेट एफिशिएंसी होगी, उसके अकॉर्डिंग ये इंटरमीडिएट स्टेट तक पहुंचेंगे, उसके बाद फास्ट स्टेप में आएंगे। तो यहां रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, यहां रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बोथ, दोनों पे 1 1 लगाएंगे। ए के रेस्पेक्ट में भी ऑर्डर 1 होगा, बी के रेस्पेक्ट में भी ऑर्डर 1 होगा। रेट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, के ए की पावर 1 बी की पावर 1। यहां ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन चेंज होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगी। और ये भी है कि ए को चेंज करोगे तो भी रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगी, बी को चेंज करोगे तो भी रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगी, दोनों को चेंज करोगे तो भी रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगी। इस तरह से अभी मैं बहुत सारे रियल एग्जांपल कराऊंगा, जैसे PCl5 वाला, N2 प्लस थ्राइस H2 वाला, NO2NO प्लस F2 की स्टूल, ऐसे बहुत सारी एस्टर का हाइड्रोलिसिस, इस तरह की अब जो रियल रिएक्शन है जो आप बुक के अंदर देखते हो, ठीक है, उनको मैं उनके मैकेनिज्म और उनसे रिलेटेड जो आज पढ़ाया, वो आज जो मैंने पढ़ाया उसको हम कैसे एक्चुअल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रिएक्शन में अप्लाई करेंगे, ये सब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट क्लास इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो सब चीजें, जो कॉन्सेप्ट मैंने आज बताए हैं, इन सब कॉन्सेप्ट को मैं एक्चुअल रिएक्शन पे अप्लाई करके बताऊंगा। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। थैंक यू सो मच।